नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप शास्त्री। साथियों, हमने कल भारत में खाद्य सुरक्षा का सेकंड पार्ट पढ़ा था, जिसमें खाद्य सुरक्षा का अर्थ, उसको प्रभावित करने वाले कारक आदि के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम आज भारत में खाद्य सुरक्षा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। जब 70 का दशक आया, उस दौरान भी हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर कहीं भी अकाल नहीं पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि यहाँ उपज होने वाली फसल है, उससे आत्मनिर्भर बन गए थे और लोगों ने भंडारण कर लिया था। तीसरी बात ये थी कि यहाँ उपज की तकनीकी है वो परिवर्तित हो चुकी थी। नई नई तकनीकी से कृषि करने लगे, जिसके कारण से उपज है वो बढ़ने लग गई थी। तो देश भर में उपजाए जाने वाली विविध फसलों के कारण से भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया था। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण से देश में खराब मौसम स्थिति के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से भी अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई थी। इस अव्यवस्था में दो घटक थे, एक तो था बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं बफर स्टॉक, इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद सार्वजनिक वितरण, उस पर चर्चा करेंगे। स्टॉक सबसे ज़्यादा और उसका वितरण है वो सही तरीके से, दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से जो विकट परिस्थिति है उस समय उसका सामना कर सकें। तो सबसे पहला हमारा बिंदु है इसके अंदर बफर स्टॉक वाला। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI, ये आपने नाम सुना होगा, से भारत द्वारा अधिक प्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडारण है। अपने यहाँ नज़दीकी क्षेत्र में देखा होगा आपने कि यहाँ आपको किसी न किसी प्रकार से ऐसा खाद्य निगम वाला भंडारण मिल जाएगा। अपने क्षेत्र में पिलुआ क्षेत्र में भी देख सकते हो, पिलुआ क्षेत्र में भी आपको मिल जाएगा, हनुमानगढ़ क्षेत्र में मिल जाएगा, सूरतगढ़ क्षेत्र में मिल जाएगा, राउसर क्षेत्र, हर क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। तो भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से प्राप्त जो अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडारण है, भारतीय खाद्य निगम विशेष अधिनियम विशेष जो उत्पादन है उस राज्य में, तो भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है और उन चावलों का क्या है, और जो अनाज है उसका क्या करते हैं, भंडारण कर ले, गेहूं और चावल का भंडारण कर लेते हैं। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है और सरकार क्या निश्चित मूल्य घोषित कर देता है। जिस प्रकार से अब गेहूं का जो उचित दाम है, जो सरकारी रेट है, वो 1925 रुपये घोषणा कर रखी है। तो सरकार क्या करती है, उसके अंतर्गत 1925 रुपये खरीद लेती है और 1925 रुपये खरीद करके क्या करती है कि उसका भंडारण कर लेती है। और जब आवश्यकता पड़े तो हम क्या करते हैं कि जो खरीदा गया, हमारे सरकार द्वारा खरीदा गया जो अनाज है, उस अनाज का क्या करते हैं कि हर एक जगह जहां आवश्यकता है वहां उसका वितरण किया जाता है। वहां क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी या समर्थित मूल्य भी कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य या समर्थित मूल्य कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा करती है। देखो, हर एक किसान चाहता है कि उसकी फसल को अच्छा समर्थन मूल्य मिले और उसी प्रकार से सरकार भी इस समर्थन मूल्य का जो किसान विशेष है उनको उचित दाम पर खरीद करके दिया जाता है। अब क्या होता है कि जब समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसल उसका भंडारण कर लेते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है उस दौरान उसका वितरण भी करती है। जैसे कि अभी कोरोना महामारी आ रही है, इस कारण से यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं वो जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या अपने कह सकते हैं मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन्हें क्या करते हैं कि वो गेहूँ वगैरह है उसका वितरण किया जाता है, या तो उसे किसके रूप में,
फ्री देंगे या फिर 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, किसी न किसी प्रकार की वो घोषणा करके और उसे वितरित किया जाता है। खरीदे हुए अनाज भंडार आदि में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं सरकार इन भंडारण विशेष का क्या करती है? इन भंडारण विशेष का क्या करती है? बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्र में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए किया जाता है। अब एक सबसे बड़ी चीज़ क्या बताइए? बफर स्टॉक क्यों किया जाता है? भंडारण क्यों किया जाता है? सबसे बड़ा कारण है। कारण क्या है? समाज के गरीब वर्गों के बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए ऐसा किया जाता है। समाज के अंदर रहने वाले या क्षेत्र में रहने वाले जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें बाजार से कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए इसका स्टॉक किया जाता है, यानी भंडारण किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। निर्गम कीमत कहते हैं। यह खराब मौसम या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में मदद करता है। भंडारण क्या करता है? एक नंबर तो बात आपको बताई कि गरीब समाज के लोग हैं या गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हें बाज़ार से कम कीमत पर वो अनाज उपलब्ध करवाना, और उसे क्या कहते हैं? निर्गम कीमत कहा जाता है। और दूसरी क्या है? प्राकृतिक आपदा होती है, उस आपदाओं से निपटने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये 2 कारण मुख्य कारण हो गए। अब कहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसे कहा जाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में चर्चा करें तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। अब आपने देखा हो उचित मूल्य की दुकान, हर एक गांव के अंदर डीलरशिप है, और वो क्या करते हैं कि गांव के अंदर गेहूं है, चना है, दाल है, ठीक है, अन्य जैसे चाय है, चीनी है, उसका वितरण करती है। उसी के माध्यम से क्या करती है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को, जो प्राप्त अनाज है उसका विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से, जो डीलरशिप की दुकानों के माध्यम से गरीब वर्ग के लोग हैं उनमें वितरण करती है, ताकि उन्हें उचित दाम पर या अपने कम दाम पर उन्हें अनाज मिल सके और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों जैसे गांव, कस्बों, शहरों की राशन की दुकानें हैं। हर एक गांव के अंदर राशन की दुकान मिलेगी आपको। आपने इस कोरोना जो महामारी इस दौरान देखा होगा कि गाँव के अंदर हर महीने के अंदर क्या करते हैं कि अनाज वितरण करने के लिए सरकार किसी न किसी प्रकार नियम अपनाती है और लोगों तक, यानी गरीब लोग उन तक अनाज पहुंचाती है। तो ये कह सकते हैं कि ये सारा का सारा काम कौन करता है? ये सारे काम करता है सरकार, विशेष करती है सरकार, अपनी देख रेख में काम करवाती है। देश भर में लगभग कितने 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दाम दर पर उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। उचित दाम वाली, या आपने कह सकते हैं राशन की दुकान कहा जाता है। तो उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। चीनी, खाद्यान्न, खाने पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडारण होता है। ये सब बाज़ारी कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। बाज़ार की कीमत है उससे कम कीमत पर यहाँ बेचा जाता है, यहाँ दिया जाता है। और सुना होगा आपने BPL APL कार्ड होते हैं। तो BPL कार्ड होते हैं, उनसे कितने 2 रुपये किलो गेहूँ दी जाती है, ठीक है। और कुछ खाद्यान्न जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े राशन कार्ड है, उससे उस उचित दाम पर उन्हें गेहूँ प्रदान की जाती है। ये सब बाज़ारी कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार है, प्रति माह उनकी एक अनुबंधित मात्रा 35 किलोग्राम अनाज, यानी अनुबंधित मात्रा 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल। आजकल मिट्टी का तेल नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि मिट्टी का तेल अपने राजस्थान विशेष उसमें बंद कर रखा है। मिट्टी का तेल नहीं मिलता क्योंकि एक उज्ज्वला जो एक गैस एजेंसी है, ये आपने कैसे उज्ज्वला नामक एक यहाँ सिलेंडर का वितरण किया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
जिसके तहत सभी घर में सिलेंडर का प्रावधान रखा था। हर एक घर में सिलेंडर दिया गया था और उस सिलेंडर विशेष के कारण से जहाँ जिसका कनेक्शन गैस का है, जिनके पास में, उन्हें मिट्टी का तेल है या केरोसिन वो नहीं मिलेगा, ऐसा रखा गया। तो 5 किलो चीनी, कितने किलो? 5 किलो चीनी निकटवर्ती राशन की दुकान है वहाँ से खरीदी जा सकती है। निकट जो भी दुकान है, राशन की दुकान, उचित मूल्य की दुकान, वहाँ से खरीदी जा सकती है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकार है अलग अलग प्रावधान रखती है और अलग अलग नियमों के अनुसार वितरण करती है और उनकी सहायता भी करती है। कब? प्राकृतिक आपदाओं के समय। राशन कार्ड के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार थे? 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है निर्धन में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड। अंत्योदय कार्ड कौन सा? अंत्योदय कार्ड, निर्धन से भी निर्धन। दूसरा निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड। देखिए, एक तो अंत्योदय कार्ड बनता है, एक बीपीएल कार्ड बनता है, एक एपीएल कार्ड बनता है। बीपीएल और एपीएल के बारे में आपको मैंने बता भी दिया। अब अंत्योदय कार्ड है वो गरीबी रेखा से भी नीचे, यानी गरीबी जो लोग हैं उससे भी गरीब लोग होते हैं, उनका कार्ड बनाया जाता है। 3 प्रकार के कार्ड बनाए जाते हैं और तीनों कार्डों में अलग अलग सहायता राशि मिलती है। अब आप अपने क्षेत्र में जा सकते हैं, जा कर के देख सकते हैं कि राशन की दुकान है वो कब खुलती है, राशन की दुकान है कब खुलती है और राशन की दुकान में कौन कौन सी चीज़ें बेची जाती है, ये आप पता कर सकते हैं। राशन की दुकान में चावल, चीनी जो कितनी कीमत पर अन्य लोगों को बांटी जाती है, वितरित की जाती है। क्या आपके पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें खरीदी जाती है, कौन कौन सी चीज़ें मिलती है और किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है आपको, राशन की दुकान में क्या क्यों ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हैं। वो अपने आप में एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्या है। आजकल तो बताऊँ आपको, एक सरकार विशेष है, एक योजना लागू कर रही है और एक योजना के तहत एक राशन कार्ड, एकल राशन कार्ड नाम से जाता है। आप कहीं भी किसी जगह भी खरीद सकते हो, राशन अपना किसी भी जगह खरीद सकते हो। एक राशन कार्ड योजना है वो लागू करने जा रही है। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल के पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1940 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई थी। अब देखो, 1940 के दशक में क्या शुरू हुई थी? राशन व्यवस्था शुरू हुई। कब क्यों हुई थी? कि बंगाल के अंदर अकाल पड़ा था, बंगाल के अंदर अकाल पड़ा था और हरित क्रांति से पूर्व भारतीय भारी खाद्य संकट के कारण से 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई थी। राशन प्रणाली वो पुनर्जीवित की थी और गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधित 3 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए गए थे। 3 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कार्यक्रम वो किए गए थे। जैसे सार्वजनिक प्रणाली जो पहले से ही थी लेकिन उसे मजबूत किया गया था। सार्वजनिक प्रणाली थी जिसे पहले से और मजबूत किया गया था। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई और काम के बदले अनाज नाम दिया गया था। वो कब किए थे? 1977-78 में प्रारंभ किए। इन वर्षों में नए कार्यक्रम शुरू किए गए थे और कार्यक्रम को चलाने के लिए बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए हैं। देखो, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम वो से चलाए गए। भारत सरकार, राज्य सरकार यही चाहती है कि भारत के अंदर गरीबी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ विपरीत बनती जा रही है, जैसे कि अभी GDP है वो -23.9 गिर चुकी है, 23.9 गिर चुकी है। ये 23.9 GDP का गिरना भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। भारत के अर्थशास्त्रज्ञ या अर्थशास्त्र विशेषज्ञ है या कैबिनेट है, वित्त मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनको बैठकर इस समस्या से निकलने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। नहीं तो ये भारत के लिए
बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इनमें देखें तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तभी साकार या सक्सेस हो सकता है जब आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी हो। हम भारत खुद गरीब होता जा रहा है, तो लोगों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के द्वारा कैसे बाहर निकाल सकता है। आज कोरोना महामारी के कारण से देखा जाए तो आम जनमानस है वो गरीब होता जा रहा है। रोज़गार छिन गए हैं, प्राइवेट स्कूल से वो बंद हो गए, जिसके कारण से न जाने कितने प्राइवेट टीचर थे वे बेरोज़गार हो चुके हैं। कितने जो मज़दूर थे वो बेरोज़गार हो चुके हैं। कितने ऐसे दुकानदार या उद्योगपति है या विशेष है जो छोटे छोटे लघु उद्योग चला रखे हैं, वो कितने बेरोज़गार हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें हैं वो निर्भर करती है हमारी सरकार पर। और जब तक सरकार किसी न किसी प्रकार से इसका हल नहीं निकालती, तब तक ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती जाएगी और भारत के लिए एक घातक या आपने कह सकते हैं महामारी साबित हो जाएगी। यहाँ स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है, जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का पोषण, विशेष रूप में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम आदि चलाए जा रहे हैं। रोजगार कार्यक्रम चलाए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा बड़ा योगदान किया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि सरकार काफ़ी जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसकी वर्तमान स्थिति है या परिस्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए उपयुक्त थी। निर्धनों और गैर निर्धन लोग थे, उनके बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। बाद में वर्षों में ये सार्वजनिक प्रणाली है उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होकर के और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधन किया गया था। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RDPS शुरू की गई, जिसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े वर्गों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाभ पहुंचाना था। देखिए, दूर दराज से या पिछड़े क्षेत्रों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचा करके उसे आर्थिक सहायता देना या खाद्यान्न देना। जून 1997 में से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए एक विशेष योजना लागू की गई थी और प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में तो दो विशेष योजना, अंत्योदय योजना और अन्नपूर्णा योजना, यानी अंत्योदय आपको बताया था और अन्नपूर्णा योजना, दो योजनाएं लागू की गई थी। ये योजना क्रमशः गरीबों में सर्वाधिक गरीब कौन? अंत्योदय। और दीन वरिष्ठ गरीब, ये कौन सा? अन्नपूर्णा योजना। समूह पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का अंश 4.3 में दिया गया था। एक छोटा सा यहाँ एक बिंदु आया था, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, और इस खाद्यान्न के लिए इस नियम के अनुसार खाद्य एवं पोषक संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती थी ताकि मानव गरिमामय और जीवन निर्वाह कर सके। और इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गित किया गया था। यानी 75% कितने? गांव के, और 50% किसके? शहर विशेष के। तो ये एक अधिनियम था 2013। और जो सारांश 4.3 में दिया गया था उसकी विशेषता बताई गई थी। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हुई है। इससे देश के अनाज की विशेष क्षेत्रों में जो जिस क्षेत्र में आवश्यकता है उसके अनुसार वितरण किया गया था और अकाल, भुखमरी, व्यापकता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई गई थी। आमतौर पर हम निर्धन परिवार को पक्ष में कीमतों पर संशोधन होता था और न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कीमत है वो अधिक प्राप्त किया जाता था।
और वृद्धि भी की जाती। कुछ क्षेत्र में किसान को आय सुरक्षा प्रदान की जाती थी। ये सारी की सारी क्या है, सरकार द्वारा एक नया उद्देश्य, नया अधिनियम लेकर की जाती थी। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणालियों अनेक आधारों पर आलोचना भी करनी पड़ती। देखो, कोई भी काम अच्छा करोगे ना तो वहाँ आलोचना भी होगी और शाबाशी भी मिलेगी। अनाजों में ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही है। देखो, अनाज भंडार में भरे हुए हैं, उसके बाद में बावजूद भी बहुत सी जगह है जो लोग हैं भुखमरी घटना विशेष है उसी से घटित हो जाते हैं। बहुत से लोग भुखमरी के शिकार होते जाते हैं, जिसके कारण से ऐसी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। और उन आरोप प्रत्यारोप के बावजूद भी सरकार अपनी जगह जहां जितना भरसक प्रयास हो वो करती रही है। एफसीआई के भंडार अनाज के भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है और बहुत से स्थानों में चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिए गया आरेख है, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि कितना स्टॉक है, कितना वितरित किया गया है। तो ये हमारा क्या, भारत के खाद्यान्न जो योजनाएं थी या खाद्य सुरक्षा संबंधित योजनाएं थी वो कौन कौन सी लागू की गई थी, किस प्रकार से जो लोगों को वितरण किया जाता था और कौन से लोग इसके पात्र थे। अब अंत्योदय योजना के बारे में पढ़े। अंत्योदय योजना कब शुरू की गई? 2000 में शुरू की गई थी। उसका लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली था। निर्धन रेखा से नीचे के परिवार के लोगों को, करोड़ों लोगों को पहचान की गई थी और उन्हें 2 रुपये किलोग्राम गेहूँ दिया जाता। प्रति 2 रुपये किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रत्येक पात्र को क्या है 25 किलो अनाज उपलब्ध करवाया जाता था। और अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया था। 2003 में अगस्त 2004 से 50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार को 2 बार जोड़े गए थे और इसमें आने वाले परिवारों को 2 करोड़ संख्या हो गई थी। तो इस प्रकार से वो सहायता प्रदान की जाती थी और सब्सिडी भुगतान कर सरकार द्वारा उत्पादन को बाजार कीमत की आपूर्ति किया जाता था। सहायक घरेलू उत्पादनों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब आर्थिक सहायता जो सरकार है वो हमेशा करती रही। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कल हम सहकारी समिति की खाद्य सुरक्षा की भूमिका व अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।